आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 1971 की वॉर के बारे में, और हम कुछ सवालात करेंगे कमांडर साहब से, जिनके जवाबात हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। अब जैसे कि भी आपने सारी हमें बताई, हमें एनलाइटन की इस बात से कि कहीं ना कहीं हम लोग शुरू से ही इस चीज़ पे थे कि हमें बंगालियों के साथ एक नाइंसाफ़ी करके हमें इस चीज़ को प्रूव किया कि हमें उनके साथ नहीं रहना। एट द एंड उन्होंने आके हमसे कह दिया कि उन्होंने अलग होना है। लेकिन जो हम लोग स्टूडेंट्स भी रहे हैं और हम लोग जो किताबों में ज़्यादा पढ़ते हैं, हम हमेशा एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी इस सारे काम में। तो हिंदुस्तान ने किस तरह से अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में शो की, जो हम 16 दिसंबर 1971 को जो भी हुआ, 1971 को जो हुआ, उसमें उस वॉर के अंदर हिंदुस्तान ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। एक तो बैकग्राउंड पे जैसे आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया कि उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन प्रैक्टिकली वो किस तरह से सामने आए। और अगर हम उस सिचुएशन को देखें और पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश को देखें, तो क्या उस वक्त हम पाकिस्तान बांग्लादेश के इन्वेडर्स थे? क्या हम लोगों ने खुद वहाँ जाके जंग छेड़ी, या क्या वो वहाँ से किसी और तरीके से छिड़वाई गई? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है बेटा आपका। देखिए बेटा, हम दो भाई हो ना, या आप दो बहनें हो, और एक जगह पे रहते हो किसी जगह पर, और आपस में एक दूसरे से लड़ते जाते हो ना, तो आपके आसपास के लोग आपके दरमियान में नफरत को फिर मजीद फैलाते हैं। और जबकि कि आपके पास से उनको फायदा मिलता हो अलग अलग, ठीक है ना। तो अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हो जो आप दोनों का मुश्तरका दोस्त होगा ना, वो तो चाहेगा कि आप दोनों इकट्ठे रहे, क्योंकि आपको उसको फायदा आपकी मुश्तरका दोस्ती से है। लेकिन अगर आपके अलग अलग दोस्त हैं तो वो, और आपसे उनको फायदा पहुंचता हो, तो वो तो चाहेंगे आप अलग अलग हो जाए, क्योंकि आप दोनों मिलकर के उनको वो फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। जब हम दो मुल्क के दो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को हम आपस में, हम दूसरे के, जब हमने मोहब्बत करना हमने छोड़ दिया और अपनी कदर मुश्तरक को हमने छोड़ दिया, तो फिर दुश्मन को मौका मिल गया कि उसने कहा यार कि ये तो लड़ रहे हैं, तो इनकी नफरत को फैलाते हैं और बढ़ाते हैं। एक बड़ी वजह कायद-ए-आज़म के वक्त में पैदा हुई, उन्होंने जंग शुरू कराई कि सबसे पहले जो मसला शुरू हुआ ना हमारे दरमियान में, वो हुआ कौमी ज़ुबान का। कायद-ए-आज़म ने कहा कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान होगी। तारीख़ ने साबित किया कि उर्दू ही हमारी, वो ज़बान जो हम दोनों मुल्कों के दरमियान में, खुद पाकिस्तान में भी आपको पता है हम 4, 5, 6 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन जो ज़ुबान सब में बोली जाती है उर्दू ही है। उर्दू हम सबको जो जोड़ती है वो उर्दू ज़ुबान है। देखिए उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती क्या है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़ुबान है। ये ज़ुबान मुसलमानों की इसलिए कहलाई कि जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगा था ना, तो हिंदुस्तान में ये तहरीक शुरू हो चुकी थी कि उर्दू ज़ुबान किसकी ज़ुबान है। तो हिंदुओं ने कहा ये मुसलमानों की ज़ुबान है। मुसलमानों के नज़दीक ये मुसलमानों की ज़ुबान नहीं थी, लेकिन हिंदू ने कहा ये तुम्हारी ज़ुबान है, ये मुसलमानों की ज़ुबान है। हालांकि आप देखिए हमारे उर्दू अदब के बड़े बड़े नामवर जो शायर हैं, अदीब हैं, उर्दू अदब के जो बड़े बड़े लिखारी हैं, वो खुद पक्के हिंदू हैं, बेशक बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन इसी तरह एक बड़ी ज़ुबान हिंदुस्तान की, एक बहुत बड़ी इलाके की ज़ुबान बंगाली ज़ुबान थी। लेकिन बंगाली ज़ुबान आम तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे हमारे इलाके की ज़ुबान है, हर आदमी नहीं समझ सकता था जैसे उर्दू को समझा जाता। हाँ, तो इसलिए अगर वो ज़ुबान जो हम दोनों को जोड़ सकती थी उर्दू ज़ुबान थी। तो वहाँ पहले सबसे पहले जो उन्होंने हंगामे शुरू करवाए गए वो बंगाल के नाम पे कि हमारी ज़ुबान भी एक कौम की 2 ज़ुबानें बना दी जाए, पाकिस्तान की 2 ज़ुबानें हो, एक उर्दू हो और एक बंगाली हो। और ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये हिंदुस्तान ने ही लाई कि 2 ज़बानें बना दी जाए, जिसकी वजह से अगर मैं हिंदुस्तान कहूँ तो बुरा मुनासिब नहीं होगा। देखिए वो हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन था ना, उसका तो काम ही था, लेकिन वो दुश्मन कभी कभी खुलकर नहीं खेलता, पीछे से खेलता, छुप के खेलता है। उसने ऐसे दानिश्वर पाल रखे थे बंगालिस्तान में, बंगाल में, बांग्लादेश को, ऐसे दानिश्वर जिन्होंने ये तहरीक शुरू करवाई कि हमारी ज़बान बंगाली। हाँ, ठीक है ना। एक बहुत बड़े शायर हैं बंगाल के, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर एक बहुत बड़ा नाम था, और टैगोर का टैगोर पाकिस्तान बनने से पहले उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था उनके अपने काम के सिलसिले में। तो टैगोर एक बड़ा नाम था। तो बंगाल में
अगर हम सब जानते हो कि बंगाल वो पहला इलाका है जहाँ आके अंग्रेज ने कब्जा किया था। अच्छा, मुझे इस बात का नहीं। हाँ, हिंदुस्तान में सबसे पहले आके कब्जा बंगाल पर किया अंग्रेज ने। अच्छा। और जब उसने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो उसने वहां पर कलकत्ता बेसिकली वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंटर ऑफ द बंगाल। अच्छा अच्छा। सेंटर ऑफ कल्चर, सेंटर ऑफ उसका कैपिटल भी था और एक बहुत बड़ी ताकतवर, क्योंकि उसके पास अपना पोर्ट भी था, उसके पास अपनी बंदरगाह भी थी, तो एक बड़ा मरकज था। हिंदुस्तान की तहजीब का एक बहुत बड़ा मरकज कलकत्ता था और उसके साथ बंगाल की पूरी कहानी जुड़ती थी। तो वहां पर उसने फोर्ट विलियम में एक तंजीम बनाई थी अंग्रेज ने, जिसके जरिए उसने उसने लोगों को पाकिस्तान हिंदुस्तान के रहने वालों को, उसने जो हमारे प्ले के लोगों को उसने मुलाजिम रखा, उसने उनसे कहानियां और उनसे नॉवेल्स और इस तरह की चीज़ें लिखवाई उसने। तो उर्दू ज़ुबान की भी अगर आपको मिलेगा, अगर आपने स्कूल में, पता नहीं आप उस वक्त पढ़ाते नहीं पढ़ाते, हमारे ज़माने में हमारे फादर में पढ़ाते थे वो तहरीक की कि उर्दू ज़ुबान कैसे बनी, तो उसमें लिटरेचर कैसे कैसे बिल्डअप हुआ। शायद हमारी तहजीब में बहुत सारे पैदा हुए। इवन आपको पता है कि बहादुर शाह जफर जो बंगाल के, ये हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह हैं, वो खुद उर्दू में कलाम शायरी करते थे। लेकिन उर्दू अदब के नाम से शायरी के अलावा हमारे पास कहानियों का रिवाज नहीं था लिखने का, ठीक है ना। तो ये फोर्ट विलियम में अंग्रेज ने लिखवाई उर्दू में कहानियाँ। वहाँ बाज़ाब्ता लोगों को तनख्वाह बरदार रखा गया और उनसे कहा आप लिखें और उनके हम आपको तनख्वाह देंगे। तो बंगाल एक मरकज़ था तहजीब का और उसमें कलकत्ता बहुत सेंट्रल स्टेज अदा कर रहा था। तो सबसे पहले जो तफरीक पैदा की गई वो ज़ुबान की जंग लड़ाई गई। तो वो जब कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुझे पाकिस्तान की ज़ुबान, कौमी ज़ुबान उर्दू होगी, तो उससे बड़ा फसाद हुआ, ठीक है। पहले ये हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि बंगाल की आबादी में एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। यहाँ हम इस पाकिस्तान में जब हिजरतें कंप्लीट हो गई तो 1950-51 में यहाँ पर हम लोग तकरीबन 95-96% मुसलमान बस रहे थे, बाकी यही 4-5% नॉन मुस्लिम थे। लेकिन बंगाल में 30% हिंदू बस रहे थे। ये बहुत बड़ा इस्लाम था और उन हिंदुओं में उनके पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग ज्यादा थे। और कमाल तो यह है कि देखिए ना, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से तो सारे हिंदुस्तान पे चले गए। ईस्ट पंजाब से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान से हिजरत करके ईस्ट पंजाब चले गए, लेकिन बंगाल से हिजरत नहीं हुई, ठीक है। और वो बंगाल में जो कि उनके बड़े मजबूत हिंदू थे, जिनके जो कारोबारी भी थे और जो उनके दानिश्वर भी थे, वो सब हिंदुस्तान बंगाल में रहे। और वो उन्होंने आकर उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में आकर उन्होंने उस्ताद और वो बन गए। और उन्होंने उनके दिमागों में मुख्तलिफ तरह की जो है ना, वो देखिए, मैंने फिर से कहा, आपसे पहले बताया था मैंने कि नफरत पहले हमने खुद बोई, अगलों ने उसको उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, उसमें खूब उन्होंने उसको आबियारी की, उसमें खूब पानी दिया उन्होंने, खूब हरा भरा किया और खूब उसको फैलाया उन्होंने। तो दूसरा ये था कि वी वर पुअर कंट्री एट दैट टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम देखा जाए तो बंगाल को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा दरिया तो उनके पास एक ही है, ब्रह्मपुत्रा, लेकिन उसकी शाखें बहुत सारी बंगाल में से गुजरती हैं। और बंगाल में तकरीबन हर थोड़े से बाद जो है ना, वो सैलाब आते हैं, समुद्री सैलाब भी है, तूफान भी आता है और सैलाब आते हैं। तो बंगाल के पास हमारी तरह की ज़रख़ी ज़मीनें नहीं थी, ठीक है। तो जो उनके पास सबसे बड़ा जो उनकी फसल थी वो पटसनी थी और प्लस और जी चीज़ें थी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि उस वक्त हम अभी तरक्की की राह में, जब पाकिस्तान बना उस वक्त हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों में इंडस्ट्री नहीं थी। अंग्रेज ने इन दोनों मुल्कों को, इन दोनों इलाकों को बिल्कुल महरूम रखा था, किसी किस्म की इंडस्ट्री से नहीं था। तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, बच जाता था फिर ज़मीन हमारे पास ज़्यादा थी। और यहाँ पर नहरी निज़ाम बेहतर था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज बनाकर गया था, तो यहाँ पर हमारे पास फसलें बेहतर थी। एक तो इकोनॉमिकली हम बेहतर थे एज कम्पेयर टू उनके पास बंगाल के था। तो हमने अपने जहन में ये फर्ज कर दिया और उनको भी बता दिया कि तुम तो भीख मंगे हो, तुमसे हमें मिलना कुछ नहीं है, हम ही तुम्हें पालेंगे। क्योंकि गंदम यहाँ से जाती थी, वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाती थी, तो उनके पास तो गंदम नहीं थी, उनके पास तो अपना चावल था या उनके पास पटसन था। लेकिन किसी कौम को बनाने और तोड़ने के लिए ना उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसको वजह नज़ा नहीं बनाना चाहिए। आज हम सारे जानते हैं कि आज बंगाल की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है, आज उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमसे बेहतर है, आज बेहतर है बंगाल का। तो इससे साबित ये हुआ कि वो कंट्री इकोनॉमिकली वायबल था
वो लोग मेहनती थे, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर सकते थे। तो हमें उनसे नफरत करने के बजाय देखना चाहिए था कि वो किस चीज में बेहतर है, और उस चीज में बेहतर थे उसमें उनको बेहतर कर लेते, मदद कर देते अपने हम उसमें उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते, जहां जिस चीज में वो बेहतर थे उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते, ताकि वो उसमें फलते फूलते, वो अपनी तरफ से कमाते, उनको भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस देते थे और हम भी रहते, कौम एक ही रखते, एक आइन के तहत, एक नजरिए के तहत जिंदा रहते, एक झंडे के तहत जिंदा रहते, ठीक है ना, एक तराना गाते हम, आखिर को तो हम एक खुदा के मानने वाले हैं ना। आज भी अगर मेरे किसी बंगाली से मुलाकात होती है, उससे सलाम दुआ होती है, तो आखिर हम आपस में किस बात पे बात करते हैं? उसी खुदा के बारे में बात करते हैं ना। हमारे दरमियान में मुश्तरक आज भी वही खुदा है। जब हम जुड़े हुए थे, जब हम बने थे मुल्क, तो एक उसी वजह से बने थे। तो जब अलग हो गए और मिलते हैं तो उसी एक खुदा की वजह से मिलते हैं। मैं कुछ अर्से पहले जब मदीना गया, मक्का गया, वहाँ तो मैं वहाँ पर बहुत सारे बंगाली मिले। वहाँ पर आपको हरम के आसपास अगर आप वहाँ आए तो आपको बहुत बंगाल से आए हुए लोग मिलते हैं, और मैं बड़ा हैरान हुआ था कि वो उनकी अक्सरियत उर्दू बोल लेती है। मैं बंगाली नहीं बोल पाता, लेकिन वो उर्दू बोलते हैं। देखिए, जिस जुबान का झगड़ा सबसे पहले कराया गया था, आज एक दियारे गैर में जब मुझे बंगाली मिलता है तो मेरे साथ उर्दू में बात कर लेता है। हालांकि देखिए, मुल्क तो हमसे 50-52 साल से हमसे अलग हो चुका है ना, लेकिन आज जब मुझसे मिलता है तो मुझसे उर्दू जुबान में बात कैसे कर लेता है? उर्दू जुबान की काबिलियत थी, तभी तो उर्दू जुबान में काबिलियत थी कि वो क्रॉस द बॉर्डर ट्रेवल करके निकली, जबकि अपने मुल्क आज भी है, और आज के लोग भी वो जुबान, आज के नौजवान की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मुझे ये कोई 80 साल के बूढ़े नहीं मिले, अपनी उम्र के लोग। वहाँ पर मुझे 22, 23, 24, 25 साल के नौजवान बहुत सारे मिले, जो कि वहाँ पर बहुत सारे काम करते हैं और वो उर्दू बोल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे इसका मतलब ये था कि झगड़े की बुनियाद गलत बनाई गई थी। उर्दू का झगड़ा नहीं था, झगड़ा पैदा किया गया। इंसान वो भी उतने मोहब्बत करने वाले थे जितने हम थे। उनकी कहानियां कम है क्या? उनकी कहानियां हमसे मुख्तलिफ है। हमारी जमीन पे हीर रांझा की कहानी तो उनकी जमीन पे हीर रांझा की कहानी नहीं है। हमारी जमीन पे बुल्ले शाह की कहानी, उनकी जमीन पे बुल्ले शाह की कहानी नहीं है। कहानियां उनके पास भी हैं, वैसी हैं जैसी हमारी हैं। उनके पास भी खुदा वही है जो हमारा है, उनके पास भी रसूल वही है जो उनके पास हमारे पास है। तो जब बुजुर्ग भी हमारे, लासी बात है, वहाँ दादागंज बश मज़ार नहीं है, नवादा है वहाँ पर, लेकिन उनके पास अपने बुजुर्ग है ना। वो भी दिन किसी फौज में जाकर उनको फतह करके मुसलमान नहीं किया। उनको भी उलमाए दीन ने, मशाइख ने, ये जो हज़रत दादा गंबश की तरह के बुजुर्ग थे, जिन्होंने जाके उनको दीन तक फैलाया, वो मुसलमान हुए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कॉमन थी। हम बुजुर्गों के माने वाले तो हम आशिकान रसूल के लोग औलादे थे। हम सारी हम इस ज़मीन पर बसने वालों को ये जो हमारे मशाइख हैं, जिनकी आज कदर नशीन बहुत सारे मसाइल करते हैं, लेकिन हज़रत दादागंज बख्श हो या रुकुद्दीन औलिया हो या बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हो या हमारे इस्लामाबाद में यहाँ पर हमारे गोरा शरीफ हैं, ये सारे जो बुजुर्ग हैं, दीन तो इन्होंने फैलाया था ना। ये दीन कैसे फैलाया था उन्होंने? दीन उन्होंने फैलाया था इश्क़ रसूल में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे सारे, उसके लिए उन्होंने दीन फैलाया था। हमें मुश्तरक है वो बात। तो दुश्मन को कामयाब हमने खुद किया। उसके बेशुमार वसाइल थे कि तरक्की नहीं हो रही थी, ये वहाँ पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उनको था। लेकिन यहाँ भी वही मसले थे। हुक्मरान जालिम हिंदुस्तान में भी था, पाकिस्तान में भी था, बांग्लादेश में भी था। हुक्मरान अशराफिया जो थी ना, उन्होंने कहा हमारी जिंदगी अयाशी हो गई है, किसी और को अयाशी की मत आने दें। उन्होंने हमारे साथ, पाकिस्तान में आज हमारे हर किसी के पास तालीम है, हर किसी के पास सेहत है, हर किसी के पास खेल कूद करने की आज़ादी है। कल तक हम हॉकी के नंबर 1 खिलाड़ी दुनिया के हम कौन थी, आज हम हॉकी में हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। किसने तबाह किया? नहीं, ठीक है। जब पाकिस्तान बना था तो हम हॉकी के बहुत बड़े चैंपियन बन गए थे, और हम 1994 तक हमने वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद हमने कोई कप नहीं जीता, तो खुद तबाह किया ना हमने। तो क्या हमारे खिलाड़ियों, क्या हमारी जमीन पर पहनने वाले जो बच्चे थे, क्या उनको हॉकी खेलना भूल गए? हॉकी ऐसी चीज नहीं जो हम नहीं खेल सकते। आज भी हम चाहे हम कर सकते हैं। तो तब हमने खुद किया है। दुश्मन चाहता जरूर है, हमेशा चाहता है। अपॉर्चुनिटी देंगे, आप उनको मौका देंगे, और वो मौका देंगे तो वो हासिल कर लेंगे मौका।